हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज से हम लोग घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं, पूर्वालोकन जो आता है सेपरेट सब्जेक्ट का। और इन सभी घटना चक्र पूर्वालोकन को हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर ख़त्म करेंगे। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। चूँकि घटना चक्र दो भाषा में प्रिंट नहीं होता है, बाइलिंगुअल नहीं आता है, ये हिंदी का आता है या फिर इंग्लिश का आता है। फिर भी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होगी। जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं मैं उनको डिक्टेट कर दूंगा या फिर यहाँ पे साथ में लिखता जाऊँगा। और यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चंस डिटेल मैनर में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। पहला पॉइंट है, ये तो शायद अभी पीसीएस में पूछा था, 2022 में प्रीलिम में पूछा है। पहला पॉइंट है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर देखिए, वैसे ये सब क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आप लोगों ने कई बार किए भी हैं। पहली कंट्री एरिया वाइज सबसे बड़ी रसिया, यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी कंट्री कनाडा, तीसरी यूनाइटेड स्टेट्स, चौथी यहाँ पे चाइना है, पांचवी ब्राज़ील, छठवीं ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का नंबर 7वां आता है। इसके बाद अर्जेंटीना 8th पोजीशन है और 9th पे कजाकिस्तान। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है, यह स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। यानी इस ग्लोब पे जितना भी ज़मीनी भाग है, उस ज़मीनी भाग में भारत का हिस्सा 2.4% है। ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है, समूचा भारत यानी इंटायर इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है। ये गलत है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग्लोब पे 3 रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 साउथ जिसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन काल्पनिक रेखाओं के बीच का जो भाग होता है इसे ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे भारत की स्थिति देखेंगे तो 23.5 नॉर्थ यानी कर्क रेखा के ऊपर भी ज़मीनी भाग अवस्थित है ना, ये दिख रहा है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। कर्क रेखा के बियॉन्ड जाएंगे या फिर मकर रेखा के बियॉन्ड जाएंगे तो आपको फिर वहाँ पे टेम्परेट रीजन मिलना लगेगा। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी गलत हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड का उपयोग भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये सब हम लोग जानते हैं। 82.5 को ऐसे मत लिख देना 82.5, 82.5 ऐसे लिखा जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 82.5, लेकिन 82.5 नहीं लिख सकते हैं। 60 मिनट होता है ना, तो 60 मिनट का आधा करेंगे तो 30 आएगा, ना कि 50। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा लिख के पूछा गया है 82.50 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये गलत लिखा है। और ये भी जानते हैं कि IST 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। इसके बारे में आगे क्वेश्चन है तो वहाँ पे हम लोग मैपिंग कर लेंगे साथ में। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही था, सेकंड पॉइंट सही है और फोर्थ पॉइंट सही है, यानी डी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया का एरिया संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा। ये स्टेटमेंट यहाँ तक सही है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में वो जानना चाह रहा है कि पॉपुलेशन के बेस पे इंडिया की क्या स्थिति है। तो हम लोग पता है कि 2011 के सेंसस के अनुसार 17.5% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की भारत में ही रहती है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 17.5% तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को भी सही माना जा सकता, सी ऑप्शन को भी सही माना जा सकता। 17.5 के नज़दीक 17 भी है, 18 भी है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, 17.5% याद रखें। देखिए 2011 में सेंसस हुआ था, 2021 में आना चाहिए था, लेकिन पोस्टपोन कर दिया होम मिनिस्ट्री ने। ये आप लोग जान ही रहे होंगे, करंट में कोविड-19 पेंडेमिक के चलते ये पोस्टपोन किया गया था। होम मिनिस्ट्री की तरफ से 2024 तक बताया गया है कि सेंसस रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। और भारत का एरिया भी याद रखा कीजिए, लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी काम आता है इफेक्ट भी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने गाँव हैं। 6,40,000 टोटल गाँव हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हम लोगों ने अभी देखा लगभग 33 लाख। चूँकि ये मिलियन में लिखा है तो मिलियन से अगर लाख में कन्वर्ट करना है तो 10 से गुणा कर दीजिए, सिंपल। तो 3.28 है, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32.8 हो जाएगा। तो लगभग 33 लिखा हुआ है तो ये सही है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। दूसरा पॉइंट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। यहाँ पे दोनों चीज़ें देख ले रहे हैं, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल।
और साथ में डायरेक्शन ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर यानी यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है और यहाँ पे दोनों जगह पूरब लिखा हुआ है। इससे क्या समझ में आ रहा है, जो लैटिट्यूड हैं वो नॉर्थ में लिखे जाते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, और जो लॉन्गिट्यूड हैं वो ईस्ट में लिखे जाते हैं। ये अभी हम लोग सीखेंगे कि भारत के रिस्पेक्ट में ये नॉर्थ और ईस्ट में ही क्यों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं। एक चीज़ हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि ग्लोब पे जो भी अक्षांश हैं यानी लैटिट्यूड जो हैं वो क्षैतिज रूप से बना जाता है, हॉरिजेंटली बना जाता है, ठीक है, ये है लैटिट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूड है यानी देशांतर हैं वो पोल से पोल चलते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरीके से, ठीक है, इनको बोलते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ये भारत का मैप है छोटा सा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड देखना है, लॉन्गिट्यूड का विस्तार देखना है तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखना पड़ेगा, और अक्षांश देखना है तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइन देख ले रहे हैं हम लोग किस डिग्री की है, और ये लाइन देख ले रहे हैं किस डिग्री की है, यही अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। और अगर देशांतर में देखना है तो इस लाइन का हम लोग डिग्री देख ले रहे हैं और इस लाइन का डिग्री देख रहे हैं, ये चीज़ देशांतर का विस्तार हो जाएगा। यहाँ पे आप ग्लोब को देख सकते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन हेमिस्फीयर तो और भी हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 20 से काट दें तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, यानी आपने यहाँ पे 4 हेमिस्फीयर देख लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे एक गोले में 4 हेमिस्फीयर कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। एक ग्लोब में 2 ही हेमिस्फीयर हैं, बस पढ़ने का तरीका अलग अलग है। अगर अक्षांश के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बनता है, और देशांतर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे यानी लॉन्गिट्यूड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तब वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है। इतना क्लियर। ये मैंने इक्वेटर बनाया और ये ग्रीनविच लाइन बनाई, ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। भारत की स्थिति यहाँ पे है। अगर हम अक्षांश के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो भारत के सारे अक्षांश कौन से हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना इतना, तो ये सारे अक्षांश जो हैं भारत के वो नॉर्थ में लेके जाएंगे। और देशांतर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये कौन सी लाइन है, ये देशांतर है, और ये हेमिस्फीयर कौन सा है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसलिए सारे देशांतर भारत के ईस्ट में लेके जाते हैं। इसका मतलब है कि भारत के सारे अक्षांश नॉर्थ में लेके जाएंगे और सारे देशांतर ईस्ट में लेके जाएंगे। इतना क्लियर है। अगर भारत के विस्तार में कहीं भी वेस्ट लिखा हुआ दिख रहा या फिर कहीं साउथ लिखा हुआ दिख रहा तो उसको आंख बंद करके गलत कर दीजिए, क्योंकि ना तो हम साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं ना ही वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, हम 2 ही हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, अक्षांश की दृष्टि से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। यानी नॉर्थ और ईस्ट जो लिखा है ये हेमिस्फीयर को डिनोट कर रहे हैं कि भारत लाई कहाँ पे करता है, किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। इतना क्लियर है। तो मुख्य भूमि का सबसे नीचे का अक्षांश कौन सा होगा, ये वाला होगा, और इसको डेटा के फॉर्म में लिखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट। ये वाला जो अक्षांश है ये 37 डिग्री 6 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार देखने के लिए हमें वर्टिकल लाइन खींचना पड़ेगा। तो सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, और ऐसी लाइन खींच दिया, ये सारी देशांतर लाइनें बन जाएंगी। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे जो देशांतर है वो ये है। सबसे बेस्ट में जो देशांतर है वो 68.7 है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे जो ईस्ट में देशांतर है ये है 97.25। यहाँ पर डिग्री और मिनट लिख दीजिए, ठीक है, हो जाएगा ना। वो हमसे पेन पे क्लिक हो गया तो ये रेज हो गया पूरा। ये जो अक्षांश हैं ये सारे के सारे नॉर्थ में लिखे जाएंगे, और ये जो देशांतर है वो ये सारे के सारे ईस्ट में लिखे जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे बी पॉइंट देख लीजिए, तो यहाँ पे बी पॉइंट सही लिखा हुआ है, 8.4 नॉर्थ और 37.6 नॉर्थ, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट है रेखांशीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो 68.7 और 9725 ईस्ट में भी लिखा है, ये भी सही लिखा है। सी पॉइंट भी करेक्ट है। डी पॉइंट है भारत में राज्यों की संख्या 26 तो नहीं है, राज्यों की संख्या 28 है, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, यूटीज 8 हैं। सबसे लेटेस्ट यूटी कौन सी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख है या फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, कमेंट करके बताना, ठीक है, सबसे लेटेस्ट कौन सी है। तो यहाँ पे गलत बताना था, डी पॉइंट गलत हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये तो हम कर चुके हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है।
दूसरा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है आफ्टर चाइना। इंडिया का ही स्थान है पॉपुलेशन में, ये भी करेक्ट है। 2011 की सेंसस के अनुसार 121 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, और अगर आज की बात करें तो 135 प्लस हो गई है। अब एग्जैक्ट फिगर कितना है ये तो जब सेंसस आएगा 2024 में तब पता चलेगा। सी ऑप्शन है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार एक्सटेंशन लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये करेक्ट है। चलिए डी ऑप्शन है, सर्वप्रथम सूर्योदय सनराइज इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो मिजोरम में तो नहीं होता है, जो राज्य सबसे ज़्यादा ईस्ट में सिचुएटेड होगा वहाँ पर सूर्योदय होगा। अर्थ का रोटेशन हम लोग जानते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, तो जो सबसे ज़्यादा ईस्ट में सिचुएटेड होगा वहाँ पर सूरज पहले चमक जाएगा, पहले ईस्ट साइड में सुबह हो जाएगी, फिर इसी तरह धीरे धीरे वेस्ट की तरफ ही सुबह होती जाएगी। इससे एक ऑब्जर्वेशन और ले पा रहे हैं कि पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ समय आगे रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मिज़ोरम गलत हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो भूमि भाग है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर सिचुएटेड है, ये आप सबसे ईस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस रीजन में मॉर्निंग होगी, सुबह होगी, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे सुबह होती जाएगी। क्लियर है? अगर सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, ये गुजरात का रीजन है, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम डिफरेंस रहता है वो लगभग 2 घंटे का रहता है। ठीक है, हो जाएगा। तो डी पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला लैटिट्यूड निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? ये प्योर मैपिंग वाला क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन इस बार PCS प्री 2022 में भी पूछा था। ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको साथ में रखिए। क्वेश्चन को पॉज कीजिए और मैप पे देखिए, सिक्किम के लैटिट्यूड देखिए, और उसके पैरेलल में जो जो भी स्टेट्स आ रहे हैं उनको भी एक बार देखिए। सिक्किम की स्थिति ये आपको दिख रही है। यहाँ पे हम लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी मैप ठीक से ऑब्जर्व किया है तो यहाँ पे हम लोग जम्मू कश्मीर को आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। आप हिमाचल प्रदेश को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैप ब्लर है, पर कोई नहीं, हम लोग इसको समझ लेंगे। ये आपको सिक्किम की लोकेशन दिख रही है, और यहाँ से एक लैटिट्यूड बना हुआ है, मैं उसको भी मार्क कर दे रहा हूँ। ये लैटिट्यूड कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है, और ये टॉप मोस्ट पोजीशन से है ये लैटिट्यूड सिक्किम के। तो यहाँ पे आप राजस्थान देख रहे हैं, हरियाणा का कुछ भाग देख रहे हैं, यूपी का देख रहे हैं, नेपाल का देख रहे हैं। पंजाब गलत है, हिमाचल प्रदेश गलत है, और जम्मू कश्मीर गलत है। इवन उत्तराखंड से भी होकर नहीं जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिक्किम के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया लैटिट्यूड को लेकर। और अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से होकर जाता है। ठीक है, हो जाएगा। मैं यहाँ पे मार्किंग हटा दे रहा हूँ, अब आप लैटिट्यूड एग्जैक्टली देख सकते हैं। दिख रहा है ना? चलिए पॉज कर लेना वीडियो और थोड़ा सा देख लेना। तो राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, देखिए आप लोग 82.5 डिग्री ईस्ट पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपने जो सबसे पश्चिमी वाला यानी वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड पढ़ा था वो कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट, यही पढ़ा था ना। और सबसे ईस्ट वाला ये 97 पढ़ा था, 97.25। 68 7 से आप आगे आएंगे तो यहाँ पे कुछ 70 होगा, फिर यहाँ पे 71 72 होगा, फिर यहाँ पे जाके हम लोग 82.5 भी पढ़ते हैं। स्थिति किसकी पूछी जा रही है? 70 डिग्री ईस्ट की। यहाँ 70 डिग्री के आगे ईस्ट लिखा है, तो ईस्ट का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूड है या फिर लैटिट्यूड है? ये लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सारे लॉन्गिट्यूड ईस्ट में ही लिखे जाते हैं इंडिया के, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 69 ईस्ट लिखा हुआ है, यानी ये देशांतर है। 25 नॉर्थ ये अक्षांश है, 36 नॉर्थ ये अक्षांश है, 80 ईस्ट ये देशांतर है। ऐसे आप इजीली पहचान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूछ रहा था। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आरएस का क्वेश्चन है, इसलिए 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे राजस्थान के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वजन नहीं लेना है इसमें। ये देशांतर जैसलमेर से होके निकलता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने का मतलब बेसिक चीज़ें हम लोग को समझना था, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसका कोई मतलब नहीं है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसी में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो करके देखा से बनते हैं वो कर लेंगे, क्योंकि घटना चक्र में क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिया हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, कमीशन के द्वारा कर्क रेखा पर तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे गए।
पहली तरीके का क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारतीय राज्य ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें से कर्क रेखा क्रॉस होकर जाती है, पास होकर जाती है। ये हम लोग 8 पढ़ते रहते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो 8 राज्य हैं इनकी कैपिटल कौन सी कर्क रेखा के ऊपर लाई करती है, कौन सी नीचे लाई करती है। तीसरे तरीके का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सी कैपिटल है इन 8 राज्यों की, कौन से सबसे दूर है। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता रहता है कमीशन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं 8 राज्य कौन से हैं। तो यहाँ पे आप गुजरात देख सकते हैं, राजस्थान का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे पास होके जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेट MP है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा और लास्ट ये मिज़ोरम। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिर्फ 2 राज्यों से पास होके जाती है, त्रिपुरा और मिज़ोरम। और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, मैप यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, मुझे साफ मिला नहीं, बट कोई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि इन 8 राज्यों की कैपिटल जो हैं, कौन सी कैपिटल कर्क रेखा के ऊपर लाई कर रही है और कौन सी नीचे लाई कर रही है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गांधीनगर कर्क रेखा के नीचे लाई कर रही है, देख पा रहे हैं ना। फिर मध्य प्रदेश, यहाँ पे कैपिटल भोपाल नीचे लाई कर रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो बहुत दूर है कर्क रेखा के, फिर भी नीचे लाई कर रही है। झारखंड की कैपिटल भी नीचे लाई कर रही है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी नीचे लाई कर रही है और मिज़ोरम की कैपिटल भी नीचे लाई कर रही है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो त्रिपुरा के बारे में पूछा जाता है। त्रिपुरा की कैपिटल देखिए आप, कर्क रेखा के ऊपर लाई कर रही है, इसलिए त्रिपुरा के बारे में कई बार क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजधानी कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। ऑप्शन में त्रिपुरा आपको मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे त्रिपुरा की कैपिटल ऊपर लाई कर रही है। क्लियर है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर गुजरात से ये छत्तीसगढ़ से क्रॉस करती है, झारखंड से भी क्रॉस करती है, यूपी से क्रॉस नहीं करती है कर्क रेखा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत कर दीजिए, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। झारखंड की राजधानी रांची के बारे में याद रखें कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो कैपिटल है वो रांची है। कर्क रेखा का लैटीट्यूड कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट। और यहाँ पे आप रांची का लैटीट्यूड देखेंगे, अक्षांश देखेंगे तो 23 डिग्री 34 मिनट। तो देखिए बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ रांची के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। सबसे नियरेस्ट पूछ रहा है, तो आपने रांची का लैटीट्यूड देखा था अभी 23 डिग्री 34 मिनट, सबसे नज़दीक तो यही है। क्लियर। इसके बाद अगर पूछा जाए तो सबसे नज़दीक गांधीनगर की स्थिति है। इसका लैटीट्यूड से आप पता कर सकते हैं 23 डिग्री 19 मिनट। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट, ये तो काफ़ी दूर चला गया। 19 मिनट 30 मिनट के ज़्यादा नज़दीक है। तो दूसरा स्थान गांधीनगर का है। चूँकि रांची यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगरतला की स्थिति 23 डिग्री 50 मिनट, आपको बस इसी पे फोकस करना है और कर्क रेखा के 30 मिनट से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे तो 20 मिनट का डिफरेंस है। गांधीनगर का देखिए यहाँ पे 19 मिनट है, तो यहाँ पे कितने मिनट का फ़र्क हो गया, 11 मिनट का फ़र्क हो गया, ये ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 मिनट है, तो 11 मिनट और 30 मिनट में तो बहुत फ़र्क हो गया। यहाँ पे 19 मिनट का फ़र्क हो गया, यानी ये दूर चली जा रही है कर्क रेखा से। जबलपुर काफ़ी दूर है, उज्जैन और दूर हो गया, तो सबसे नज़दीक गांधीनगर हो गया। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। देखिए सारे क्वेश्चंस मैपिंग बेस्ड हैं, प्लीज़ आप लोग मैप साथ में रखें, वीडियो को पॉज करें और पहले खुद मैप पे देखें। मैपिंग के साथ थोड़ा समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये जान लीजिए अगर मैपिंग ठीक हो गई तो आपकी 60% ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे दिल्ली की स्थिति पूछ रहे हैं, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर। पहले तो ये बताइए कि दिल्ली से कर्क रेखा होकर जाती है कि नहीं जाती है। दिल्ली से तो नहीं जाती है, तो ये तो दूरी पे हो गया ना, तो आप एक को तो वैसे रिजेक्ट कर दीजिए। राजस्थान से होकर जाती है, वेस्ट बंगाल से होकर जाती है और महाराष्ट्र से होकर जा रही है कि नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है, तो डी ऑप्शन का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लड़ाई कोलकाता और जोधपुर में है। राजस्थान से जो कर्क रेखा क्रॉस करती है वो थोड़े से ही हिस्से को क्रॉस करती है और बाकी जोधपुर की लोकेशन बहुत ऊपर है। तो आप इस क्वेश्चन में इजीली कोलकाता को आंसर लगा सकते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। 23.30 कर्क रेखा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ है, इसको मत लगा देना, ये सब हम लोगों ने सीख लिया अच्छे से। अब साउथ में भारत का कोई भी लैटीट्यूड नहीं है। 12वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया। देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कौन सी कैपिटल कर्क रेखा के ऊपर लाई करती हैं और कौन सी नीचे लाई करती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आपने कौन सी कैपिटल देखी थी? आपने अगरतला देखा था, जो ऊपर लाई करता है कर्क रेखा से। तो यहाँ पे तो कैपिटल के बारे में हो गया, लेकिन यहाँ पे राज्य पूछ रहा है। तो राज्य पूछा है तो और भी आसान हो गया। जिस राज्य से कर्क रेखा गुजर रही होगी उसको तो आप रिजेक्ट कर दो, क्योंकि हमें जो नॉर्थ में सिचुएटेड है वो बताना है। तो त्रिपुरा से होके जाती है तो ये तो होगा नहीं। झारखंड से भी क्रॉस होके जाती है, मिजोरम से भी होके जाती है। मणिपुर ही ऐसा राज्य जहाँ से कर्क रेखा क्रॉस नहीं करती है और ऊपर भी स्थित है। ये त्रिपुरा, ये मिजोरम और मणिपुर कहाँ है? ये मणिपुर है। ठीक है, फिर ऊपर आएंगे तो नागालैंड। तो कर्क रेखा के ऊपर कौन स्थित है? मणिपुर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? जून के मंथ में सन की क्या स्थिति रहती है, सूरज की क्या स्थिति रहती है? हम लोग सभी जानते हैं कि जून के महीने में कर्क रेखा पर ओवरहेड होता है सन। और अगर 21 जून की बात करें तो 21 जून वह दिन है जिस दिन कर्क रेखा के ऊपर सन ओवरहेड रहता है। तो इस रीजन में जो भी क्षेत्र होगा वहाँ पे डे की लेंथ ज़्यादा होगी। जिस हेमिस्फीयर में, जिस गोलार्ध में सन ओवरहेड होता है वहाँ पे दिन की लंबाई ज़्यादा होती है, और इसी के अपोजिट जहाँ पे ओवरहेड नहीं होता है, जिस गोलार्ध में ओवरहेड नहीं होता है वहाँ पे रात की लंबाई ज़्यादा होती है, या फिर कह लीजिए दिन की लंबाई छोटी होती है। आप जून के महीने में सन की स्थिति देखेंगे तो पृथ्वी का जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, ये सूरज के सामने रहता है। क्लियर है? इसलिए इस रीजन में दिन की लंबाई ज़्यादा होती है। और ये दक्षिणी गोलार्ध जो दिख रहा है ये थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रात की लंबाई ज़्यादा होती है। और ये जून की स्थिति है। और आप ये भी जानते हैं कि सूरज जो परपेंडिकुलर रहता है वो सिर्फ इसी रीजन में रहता है, ट्रॉपिक रीजन में लंबवत रहता है। इसके बियॉन्ड सन की रेज इंक्लाइंड होने लगती हैं। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन लंबवत चमक रहा है, इसका मतलब क्या है कि सन इस रीजन में है, 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, या फिर 0 से कर्क रेखा के बीच में है। 23.5 के बियॉन्ड नहीं, 23.5 के बियॉन्ड जाएंगे तो सन की रेज इंक्लाइंड होने लगती हैं। और उसी तरह अगर दक्षिणी गोलार्ध में सूरज लंबवत चमक रहा है, इसका मतलब है कि वो कहाँ पे चमक रहा है? इसका मतलब है कि सूरज 0 से 23.5 साउथ के बीच में ही घूम रहा है। क्लियर है? यहाँ पे 3-3 महीने का वो डिफरेंस होता है, वो कभी हम लोग समझेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो समझेंगे। यहाँ पे देखिए, देख ही लेते हैं जल्दी से। आपने इस पॉइंट को 21 जून माना, यानी 21 जून कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून के बाद सूरज रिट्रीट करने लगता है, वापस इक्वेटर की तरफ आने लगता है, यानी 23.5 नॉर्थ से इक्वेटर आने में सूरज को 3 महीने का समय लगता है। तो यहाँ पे जून में आप 3 महीना जोड़ दीजिए तो कौन सी तारीख आ जाएगी? 22 सितंबर आ जाएगी। अभी 22, 21, 23 को छोड़िए, ठीक है, अभी सितंबर याद रखिए। सितंबर हो गया। सितंबर से फिर वो मकर रेखा की तरफ जाएगा सूरज, तो 3 महीना फिर लगेगा। तो यहाँ पे 3 महीना जोड़ दीजिए तो दिसंबर आ जाएगा। तो दिसंबर के मंथ में मकर रेखा पर सन रहता है। फिर दिसंबर के बाद फिर से सूरज रिट्रीट करने लगता है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे मकर रेखा से फिर वो इक्वेटर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 महीना लग जाएगा। तो ये डेट कौन सी होती है? अब दिसंबर में 3 महीना जोड़ दीजिए तो यहाँ पे मार्च आ गया, है ना। और इक्वेटर के आने के बाद वो फिर से 23.5 नॉर्थ की तरफ जाएगा, यानी कर्क रेखा की तरफ जाएगा। तो मार्च से लेके फिर 3 महीना लग जाएगा और फिर से इसी 21 जून पे आ जाएगा जो हम लोग शुरुआत किए थे। क्लियर है? तो मार्च में 3 महीना जोड़ेंगे तो जून आ जाएगा, तो वही 21 जून की डेट होती है। ये ऐसे साइकिल चलती है, समझ आया? चलिए, और आप ये भी जानते हैं कि अगर उत्तरी गोलार्ध में सूरज चमक रहा है तो आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो दिन की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, और पोल पे यही दिन की लंबाई 6 महीना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बस यही देख लेना है कि अक्षांशीय स्थिति सबसे ऊपर किसकी है। तो हैदराबाद तो गलत हो गया, ये तो साउथ में है। जून महीने की बात हो रही है और जून महीने में कर्क रेखा पर बैठा है सूरज। चेन्नई साउथ का है, बिल्कुल गलत कर दीजिए। भोपाल कर्क रेखा के पास में ही है, लेकिन दिल्ली की स्थिति ऊपर है, अक्षांशीय स्थिति कर्क रेखा से ऊपर है। और आपको पता है कि अक्षांशीय स्थिति अगर ऊपर होगी तो डे की लेंथ ज़्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऑप्शन में उत्तराखंड होता तो उत्तराखंड आंसर हो जाता, हिमाचल प्रदेश होता तो हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाता, जम्मू कश्मीर होता तो फिर जम्मू कश्मीर आंसर हो जाता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए 14 देखिए, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? माही, चंबल, नर्मदा और गंगा। आसान सा क्वेश्चन है, माही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है। 15 में है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है?
गुजरात का पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर। ये कौन सा देशांतर है, जल्दी से बताइए। 68.7 और ये वाला 97.25। जैसे 1 डिग्री मान लेते हैं, ये 2 डिग्री देशांतर मान लेते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगता है, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ले लीजिए और उसमें 4 से गुणा कर दीजिए तो आपको टाइम स्केल पता चल जाएगा। अब यहाँ पे 25 से 70 कैसे घटाओगे, तो ऐसा कीजिए 97 से 1 मिनट यहाँ पे ले लीजिए तो 96 डिग्री हो गया। ये तो जान ही रहे हैं ना कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है ना। तो 96 डिग्री हो गया। 1 डिग्री हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया और वहाँ पे 25 में जोड़ दिया, तो ये टोटल कितना मिनट बन गया, 60 जोड़ना है 25 में, तो ये 85 मिनट हो गया। क्लियर है। और दूसरा 68.70 है, इसको आप घटा दीजिए तो ये 5 बचा, ये 1 बचा और यहाँ पे ये 8 बचा और यहाँ पे ये 2 बचा, यानी लगभग कितना आया, 28 डिग्री 15 मिनट। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार 28 डिग्री 15 मिनट का है। अगर इसको टाइम में निकालना है तो 4 मिनट से इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी लगभग 112 मिनट, 113 मिनट। तो ये 2 घंटे के बराबर है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16वां क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। वीडियो को पॉज कीजिए और मैप पे देखिए और कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। 17वां देखिए, जब भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह क्या है। यामोत्तर यानी लॉन्गिट्यूड, देशांतर। ऑप्शन में देख लीजिए ना, सब ईस्ट है, तो ईस्ट है तो क्या होगा, देशांतर होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री और 30 मिनट। यहाँ पे कितना बता रहे हैं, यहाँ पे 12 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है। और दूसरा स्थान है जहाँ पे 6 बज रहा है और ये सुबह का टाइम है। यहाँ पे आपको सिंपली डिफरेंस ले लेना है। 6 घंटे का डिफरेंस है ना, रात के 12 बजे और सुबह 6 बजे, 6 घंटे का डिफरेंस है। 6 घंटे का डिफरेंस में यदि डिग्री में बात करें तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो 1 घंटा कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। इतना क्लियर है। 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर, तो 6 घंटे कितने डिग्री के बराबर, 15 छक्के 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे आप 90 डिग्री में IST का समय जोड़ दीजिए, भाई आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, यानी 172.30। और ये ईस्ट रहेगा, देशांतर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिए। IST के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, 10 AM की बात कर रहे हैं, तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है। IST आप लोग जान रहे हैं और यहाँ पे एक डेटा 92 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 9 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस है। और 9 डिग्री 30 मिनट को टाइम फ्रेम में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर। तो 9 डिग्री ये 36 मिनट हो गया और ये 30 मिनट लिखा है जो, इसका मतलब आधा डिग्री है। तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, तो आधा डिग्री 2 मिनट के बराबर, तो यहाँ पे 2 मिनट और जोड़ दीजिए, यानी टोटल 38 मिनट आ गया। तो पहले 10 बज रहा था, 92 डिग्री देशांतर पर जो भी जगह है वहाँ पे समय 38 मिनट आगे होगा। तो यहाँ पे 10 बजे में 38 मिनट जोड़ दीजिए, तो 10:38 मिनट हो गया और ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ आया। चलिए नेक्स्ट कीजिए। ऐसे ये भी है, यहाँ पे भी जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए। IST पे मध्याह्न है, 12 बज रहा है, 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। IST 82.5, दूसरा डेटा 120 डिग्री, डिफरेंस निकाला, इसको समय में कन्वर्ट कर लो, तो मल्टीप्लाई बाई 4 मिनट कर दीजिए। 4 का गुणा 37 में किया तो 148 आया, आधे में गुणा किया तो 2 मिनट आया, टोटल हो गया 150 मिनट। और 150 मिनट का मतलब हो गया 2.5 घंटा। पहले कितना बज रहा था, 12 बज रहा था, 2.5 और जोड़ दीजिए तो ये 2:30 मिनट हो जाएगा, यानी 2:30 बजेगा। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 20वां क्वेश्चन है, IST की यामोत्तर यानी लॉन्गिट्यूड कहाँ से नहीं गुजरती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये IST है
82.5 डिग्री ईस्ट। कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रही है? यूपी से पहला, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से ये क्रॉस होती है। तमिलनाडु से कट नहीं करती है, याद रखना है। और ऑप्शन में आपको झारखंड भी मिल जाएगा, तो झारखंड से भी क्रॉस नहीं होती है। आंध्र प्रदेश ने आपने देखा कट हो रही है, यूपी से देखा कट हो रही है, छत्तीसगढ़ से देखा कट हो रही है, महाराष्ट्र से क्रॉस नहीं करती है। सी ऑप्शन राइट हो गया। आईएसटी का पर्पस समझते हैं ना, हर कंट्री के पास अलग अलग टाइम जोन है। जो कंट्री एरिया में बहुत बड़ी है, जिनका विस्तार बहुत ज़्यादा है, उनके टाइम जोन बहुत ज़्यादा है। जैसे रसिया का टाइम जोन बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास एक ही टाइम जोन है, वो भी है आईएसटी, जिसे हम लोग 82.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। रसिया की बात करेंगे तो वहाँ पे 12-15 आपको टाइम जोन मिल जाएंगे। हर एक कंट्री को टाइम जोन बनाने का पर्पज़ बस इतना है कि पूरे देश के अंदर टाइम की वेरिएबिलिटी ना हो, एक जैसा समय रहे। तो ध्यान रखना है, घड़ी में तो समय एक जैसा ही रहेगा पूरे देश के अंदर। और ये देन किसकी है? ये आईएसटी की देन है। लेकिन जो देशांतरीय विस्तार के कारण डिफरेंस है वो 2 घंटे का, वो एक अलग चीज़ है। क्लियर है? चलिए 21 देखिए। 21 में है आईएसटी एवं ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर कितना पाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन। ग्रीनविच ये 0 डिग्री होता है और आईएसटी ये 82.5 डिग्री होता है। डिफरेंस निकाल लेना, 4 से गुणा कर देना, 5.5 घंटा आ जाएगा। प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि आईएसटी चूँकि पूरब में है ग्रीनविच के, तो आईएसटी का टाइम आगे है, इसलिए प्लस लिखा हुआ है। 22वां क्वेश्चन है, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कहाँ पे? निकोबार में। निकोबार में कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। ये जो हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट पढ़ते हैं, लेकिन ये मुख्य भूमि का है, ये याद रखना, ठीक है? ये कन्याकुमारी का है, ना कि इंदिरा पॉइंट का। इंदिरा पॉइंट तो चूँकि और साउथ में है, 6 डिग्री समथिंग में कुछ दिखेगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सट्रीम प्लेसेस के बारे में पूछा जाता है। सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, वेस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है। तो ये 4 क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे उत्तर में जो है वो इंदिरा कॉल है, सबसे पश्चिम में जो है वो गुहारमौती है गुजरात में, सबसे दक्षिण में जो क्वेश्चन पूछा है ये आपको इंदिरा पॉइंट दिख रहा है साउथ में, और सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का किबूथू। इतना क्लियर है? यहाँ पे और भी डेटा दिख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्षांशीय विस्तार आपको 3214 किलोमीटर दिख रहा है और देशांतरीय विस्तार 2933 किलोमीटर दिख रहा है। ठीक है। ज़मीनी सीमा यानी स्थलीय सीमा की लंबाई हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में 15,200 किलोमीटर पढ़ा, और बाकी जो समुद्र तट की लंबाई और तट रेखा की लंबाई वगैरह है वो आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर से लगभग वही क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? ये निकोबार में देखा हम लोगों ने, बड़ा निकोबार में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक पेयर सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश का किबूथू देखा और गुजरात का गुहारमाता देखा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? अब ये सब तो ईजी हो गया, हम लोगों ने इसको कई बार देख लिया है। 68 डिग्री 7 मिनट, और ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है, इसलिए ईस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे जो पश्चिम दिख रहा, आँख बंद करके कट कर दो, और इसकी लोकेशन है कहाँ पे? गुजरात में। तो ये भी गलत हो गया, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। 26 में पूछा गया है, असम राज्य जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। रिकॉल कीजिए मैप को माइंड में। दूसरा पॉइंट है, वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। और थर्ड है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसको देख लेते हैं मैप पे। पहले असम के बारे में देखते हैं, और ये तो बहुत ईजी है। आपको पता है कि असम से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है, तो ऑब्वियसली इसकी बाउंड्री शेयर करती होगी। आप यहाँ पे इस रीजन में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर शेयर हो रही है, तो बांग्लादेश से टच हो रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे भूटान से तो अच्छी खासी डिस्टेंस में बॉर्डर शेयर होती है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए इसको दूसरे मैप पे देख लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, असम बांग्लादेश से टच कर रहा है और भूटान से टच कर रहा है। मिज़ोरम के बारे में पूछा था, म्यांमार से भी टच कर रहा है
और बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बारे में पूछा है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल देखिए, ये पूरा वेस्ट बंगाल है यहाँ तक, तो भूटान से भी टच कर रहा है, ये पूरी बॉर्डर भूटान से टच हो रही है। और ये सिक्किम है, तो यहाँ पे सिक्किम से भी बॉर्डर शेयर हो रही है। क्लियर है? तो वहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट लिखे हैं। और पूछ लेता कि पश्चिम बंगाल असम से भी बॉर्डर टच करता है, तो आपको यहाँ पे असम से भी बॉर्डर टच करते हुए दिखाई दे रही है। ये रीजन जो है वो असम का है। अगर नेपाल से पूछता तो नेपाल से भी टच करता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मैप ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, नेपाल, सिक्किम, भूटान और असम। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करिए। 27 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल को तो आपने अभी देखा, भूटान से टच कर रहा था। सिक्किम लगा ही हुआ है, अरुणाचल प्रदेश भी लगा है, मेघालय नहीं है, मेघालय तो नीचे है। बी ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए, इसको भी मैप पे देख लीजिए, ये है मेघालय। मेघालय भूटान से कहाँ टच हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 28 में निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो मैप है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से ही पूछता है, इसी रीजन से वो बार बार पूछता रहता है। बांग्लादेश से मेघालय को आपने देखा, त्रिपुरा को भी देखा, मिजोरम को भी देखा। मणिपुर की स्थिति थोड़ा सा ईस्ट वार्ड है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये मणिपुर की स्थिति है और ये बांग्लादेश है, कोई बॉर्डर शेयर नहीं हो रही है। मणिपुर करेक्ट आंसर है। नागालैंड ऑप्शन में होता तो नागालैंड भी हो जाता। बांग्लादेश को त्रिपुरा टच करता है, मिजोरम टच करता है, मेघालय टच करता है, असम टच करता है, इसके बाद वेस्ट बंगाल टच करता है। क्लियर? और असम के बारे में भी यहाँ पे खास बात जानिए, सभी को असम टच करता है। यहाँ पे आप त्रिपुरा को देख रहे हैं, मिजोरम को देख रहे हैं, मणिपुर को, नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को। ठीक है, चलिए तब 29 कर लीजिए। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसको पहले मैप पे देख लीजिए। यहाँ पे देख के बताइए कि सबसे ज़्यादा लेंथ किस राज्य की है जो म्यांमार को टच कर रही है? ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद मिजोरम की भी अच्छी खासी लेंथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो पहले स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पोजीशन पे मिजोरम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 कीजिए। 30 में पूछा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से ओवेनिस्ट नहीं है, कॉमन नहीं है? सिंपल सा पूछा गया कि किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं होती है। तो असम तो क्लोज्ड है पूरा, तो असम कैसे टच कर लेगा? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सब टच करते हैं। अभी देखा आपने ना, पूरा क्लोज्ड था। चलिए 31 ने पूछा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? अब इनमें तो आप ये देख लीजिए कि कौन नहीं बनाता है और रिजेक्ट कर दीजिए। राजस्थान तो बनाता है, गुजरात भी बनाता है, जम्मू कश्मीर भी बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है क्या? हिमाचल प्रदेश थोड़ी ना शेयर करता है पाकिस्तान से बॉर्डर, तो हिमाचल प्रदेश जहाँ जहाँ पे भी लिखा है उसको कट कर दीजिए। हरियाणा में बीच में घुसा है, तो इसका भी कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता, तो इसको भी कट कर दीजिए। एक ही ऑप्शन बचा है, बी ऑप्शन, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। 32, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। जल्दी से बता दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। राइट क्लिक राइट आंसर है। 33 है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? एक ऑप्शन तो सुएज नहर भी लिखा है, तो ये होगा नहीं, खंबात की खाड़ी होगा नहीं, पाक जलडमरू, पाक स्टेट, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ये जो स्टेट है ये पाक स्टेट है। ठीक है, चलिए 34, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? बताएंगे इसका आंसर? सिक्किम करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, ये सिक्किम है, चाइना दिख रहा है आपको, नेपाल दिख रहा और भूटान भी दिख रहा, तो सिक्किम करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 देखिए। 35 में पूछा है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? वही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे सिक्किम होता तो सिक्किम भी आंसर हो जाता, क्योंकि इस राज्य की भी बॉर्डर 3 कंट्रियों से शेयर होती है, नेपाल, भूटान और चाइना। असम तो होगा नहीं, ये तो
ब्लॉक्ड है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य की 3 तरफ से बॉर्डर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 3 तरफ से घिरा होना चाहिए। तो ऐसा त्रिपुरा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया से सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करता है वो बांग्लादेश ही करता है, उसके बाद फिर चाइना करता है। यहाँ पर देख लीजिए, यह है ना त्रिपुरा। त्रिपुरा का ये वाला भाग जो है उसको छोड़ के पूरा बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है। तो यहाँ पे त्रिपुरा राइट आंसर है। चलिए ठीक है साहब लोग, तो ये पहला चैप्टर था यहाँ तक। दूसरा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी का, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीज़न। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।